नमस्कार मित्रों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का इतिहास का भाग पढ़ रहे हैं और पाठ 6 है आज। पाठ का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का नक्शा है। ये तत्कालीन समय का जो भारत के प्रमुख नगर थे उनके बारे में बताया गया इस नक्शे में। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिख भी रहा होगा। पुष्कर दिखाई दे रहा है आपको, पुष्कर, अजमेर। ये भी वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में स्थित हैं ये पुष्कर और अजमेर। ये व्यापारिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर हैं। पुष्कर तो धार्मिक दृष्टि से और अजमेर व्यापारिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से भी, क्योंकि मुगलों का प्रमुख केंद्र यहीं स्थापित हुआ था और अंग्रेज़ों का भी। ऊपर वृंदावन है। वृंदावन भी क्षेत्र काफ़ी धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध रहा है और व्यापार की दृष्टि से। और आप पूर्व में आएंगे तो मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, ये बंगाल के क्षेत्र में स्थित है। मुर्शिदाबाद कपड़े के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ बहुत सारे कपड़े के व्यापारी भी रहते थे। अंग्रेज़ों ने इस शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। एक समय यही बंगाल के क्षेत्र की राजधानी भी हो गया था। मुर्शिदाबाद व्यापार का प्रमुख केंद्र था। जैसे अंग्रेज आए उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के व्यापार को नष्ट कर दिया। ऐसी नीतियाँ अपनाई कि ये जो बुनकर व्यापारी वगैरह थे कपड़े के, वो सब बर्बाद हो गए। फिर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में इसका प्रमुख केंद्र हो गया बंगाल का। और आप इसके पश्चिम में आएंगे, भारत के पश्चिम में अहमदाबाद और सोमनाथ, ये व्यापारिक केंद्र। सोमनाथ जो है ये, यहाँ एक सोमनाथ जी का मंदिर है, शिव जी भगवान का मंदिर है, जहाँ महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, यहाँ के सोने चांदी को लूट कर लेके गया था। अहमदाबाद कपड़े के रूप में काफ़ी फेमस रहा है। और सूरत, आपको सूरत दिखाई दे रहा है, सूरत भी गुजरात में है। ये व्यापार की दृष्टि से काफ़ी समय से प्रसिद्ध रहा है और वर्तमान में भी ये प्रमुख व्यापारिक नगर है सूरत। यहाँ कपड़े वगैरह काफ़ी फेमस है सूरत के। बम्बई, बम्बई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। ये भी सूती कपड़े के लिए काफ़ी फेमस रहा है और अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र, प्रशासनिक केंद्र यहीं रहा है। देखिए, बरार, बीदर, ये लगभग दक्षिण में आ जाते हैं ये क्षेत्र। ये भी प्रशासनिक दृष्टि से ये प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। बरार, बीदर मुगल काल में काफ़ी फेमस रहे। गोलकुंडा औरंगजेब के समय काफ़ी चर्चित स्थान था। औरंगजेब ने यहाँ तक आक्रमण किया था। मसूलीपट्टनम, ये एक प्रमुख पतन है, इसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बीजापुर, ये भी प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। हम्पी, हम्पी एक ऐतिहासिक नगर है। वर्तमान में बहुत ही इसकी जो जो प्रसिद्धता है वो बिल्कुल ही कम हो गई, क्योंकि इसको बर्बाद कर दिया आक्रमण से। और कमालपुरम, स्वामी मलाई, तिरुपति, मद्रास और महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुवनमलाई, ये जो साउथ इंडिया के जो क्षेत्र है ये व्यापार धार्मिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। और इसके अलावा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था उरैयूर और तंजावुर के बारे में। जो तंजावुर है काफ़ी प्रसिद्ध है, वर्तमान में भी काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। मदुरई है, ये भी प्रसिद्ध शहर है। तो ये भारत के काफ़ी प्रसिद्ध नगर रहे हैं जो सल्तनत काल और मुग़ल काल में और अंग्रेज़ों के समय में ये प्रसिद्ध क्षेत्र रहे हैं। नगर व्यापारी और शिल्पीजन, चैप्टर 6। यानी इस चैप्टर में आपको भारत के प्रमुख नगरों के बारे में बताया जाएगा और यहाँ का जो व्यापार है और शिल्पीजन, शिल्पकार जो रहते थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी है। प्रशासनिक केंद्र, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी हमने तंजावुर का जिक्र किया था। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। राजा राजराज ने राजेश्वर मंदिर बनवाया। इसकी दीवार पर उत्कीर्ण लेख से पता लगता है कि इसके वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन। देखिए, बड़ा अजीब नाम है, साउथ इंडियन नेम है। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन, पेरुथचन, ठीक है। ये इसके वास्तुकार रहे हैं। किसके? राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कौन है? ये। मंदिर में विशाल शिवलिंग है। तंजावुर में राजमहल बने हुए हैं। और ये जो राजेश्वर मंदिर है इसका प्रमुख जो जो देवता है वो शिव जी हैं और वहाँ शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा वहाँ
छोटे छोटे और भी अन्य देवताओं की भी मूर्तियां लगी हुई है। तंजावुर में राजमहल बने जहां राजा दरबार लगाते थे। नगर में सैन्य शिविर और बाजार भी स्थापित थे। उरैयूर के सालिय बुनकर कपड़ा बनाने तथा स्वामी मलाई के स्थापित मूर्तिकार कांस्य मूर्तियां बनाते तथा सुंदर घंटा धातु के द्वीप बनाते थे। देखिए तत्कालीन समय में क्या होता है, जो मंदिर रहते थे वो प्रतिष्ठा के प्रमुख केंद्र हो गए थे, क्योंकि वहाँ मंदिरों में दान दक्षिणा वगैरह खूब आती। और जो मंदिर के जो प्रमुख सामंत महंत वगैरह रहते थे उस क्षेत्र की व्यवस्था देखते थे। और जहाँ मंदिर स्थित है उसके आसपास लोग बस जाना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि व्यापारी वगैरह भी कुछ आते थे उस क्षेत्र में, वो धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले लोग भी उसी क्षेत्र में रहना पसंद करते थे और वो वहाँ एक प्रकार से बड़ा शहर बन जाता था। तंजावुर भी इसी प्रकार से डेवलप हुआ था। अभी हमने इन क्षेत्रों के बारे में अभी पढ़ा, स्वामी मलाई है ना, ये स्थान का नाम है। यहाँ मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है स्वामी मलाई की। उरैयूर भी तंजावुर के बिल्कुल नज़दीक है। एक तकनीक के बारे में बताया गया, लुप्त लोम तकनीक। चोल कालीन मूर्तियां लुप्त लोम तकनीक से बनाई जाती। चोल यानी चोल जो साम्राज्य में जो राजा जो मूर्तिकार रहते थे वो धातु की मूर्ति कैसे बनाते थे, वो क्या करते थे कि एक जो मोम रहती थी, मोम की मूर्ति बनाते थे। और उस मोम की मूर्ति बनाने पर, उस मोम की मूर्ति बनाने के बाद उसको क्या करते थे, चिकनी मिट्टी से अच्छी तरह उसको कवर कर देते थे, उसका लेप कर देते थे। किस पे? मोम की मूर्ति के ऊपर। और फिर उस चिकनी मिट्टी के लेप किए हुए को उसको सुखा देते थे। और सुखाने के बाद क्या करते थे कि उसको गर्म करते थे। और गर्म करने से क्या होता था कि जो उस मिट्टी के अंदर जो मोम की उन्होंने मूर्ति बनाई थी जिसके ऊपर उन्होंने मिट्टी का लेप किया था, तो मिट्टी तो गर्मी से पिघल नहीं पाती, आग की तपन से पिघल नहीं पाती, लेकिन जो मोम रहता है वो जल्दी पिघल जाता है। तो वो क्या करते थे, उसमें एक छेद करते थे। और उस छेद से क्या होता था, वो जो पिघला हुआ मोम है वो बाहर निकल जाता था। ठीक है। और वो मिट्टी का खोखलापन रह जाता था। और उस खोखलेपन में क्या करते थे कि जो पिघली हुई धातु रहती है उस पिघली हुई धातु को भर देते थे और ठंडा करके उसको साफ कर लिया जाता था, उसको घिस कर चमका लिया जाता है। इस प्रकार से जो मूर्तियां बनती थी उस तकनीक को बोलते हैं लुप्त लोम तकनीक। ठीक है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चोल साम्राज्य की प्रसिद्ध है लुप्त लोम तकनीक। लुप्त मोम, माफ कीजिए लोम नहीं है ये, लुप्त मोम है। मोम यानी मोमबत्ती वाला जो मोम रहता है वो। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार साहूकारी में लगाते थे। बाद में पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिरों के आसपास बस गए। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे इसके उदाहरण बताए गए। यानी मंदिर जो रहता था उसके आसपास सभी लोग बस जाते थे, व्यापारी वगैरह, साहूकार, पुजारी, व्यापार जो भी थे। तो इस प्रकार से कई शहरों का निर्माण हुआ। जैसे उदाहरण के रूप में बताया, मध्य प्रदेश में भिल्लन स्वामी, जिसको भीलसा या विदिशा क्षेत्र भी बोलते हैं। विदिशा एक जिला है वर्तमान में, है ना। तो ये विदिशा कैसे है, ये भिल्लन स्वामी का यहाँ मंदिर था, उसी से ये विदिशा का क्षेत्र विकसित हुआ है। गुजरात में सोमनाथ, भगवान सोमनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर के आसपास जब स्थापना हुई थी कुछ भी नहीं था, सिर्फ मंदिर था। और मंदिर की प्रसिद्धि के कारण लोग वहाँ आते धीरे धीरे बसने लग गए। ठीक है। और इसी प्रकार यूपी में वृंदावन, ये भी मंदिर के कारण काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और तमिलनाडु में तिरुवनमलाई, ठीक है, ये भी तिरुवनमलाई धार्मिक केंद्र रहा है। राजस्थान में अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की जो दरगाह है वहाँ भी है, और उसके बिल्कुल पास में ही पुष्कर के भी मंदिर है, इसलिए अजमेर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अजमेर जो है मुगल काल में काफ़ी सुदृढ़ केंद्र बन गया था, क्योंकि अजमेर से ही मेवाड़ और मारवाड़ में प्रवेश करते थे मुगल। तो इसलिए अजमेर के ऊपर मुगलों का काफ़ी समय तक प्रभाव तो स्थापित रहा है। और मुगलों के बाद जब अंग्रेज़ों का शासन रहा है तो अंग्रेज़ों ने भी यहाँ प्रमुख केंद्र स्थापित किया था अजमेर में। छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से छोटे छोटे नगर बसने लगे। मंडपी का, जिसको मंडी बोलते हैं, आज हम अनाज मंडी वगैरह है, उसमें उपज बेचने के लिए आने वाले जो लोग थे। और इसके अलावा हट, जिसको वर्तमान में हम हाट बोलते हैं, हाट होते हैं साप्ताहिक बाजार। ठीक है। ये स्थानीय क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं,
सप्ताह में एक दिन यहाँ अपने सामान बेचने आते हैं। बाजार लगने से वहाँ कारीगर, व्यापारी, कुम्हार, सुनार, लोहार स्थायी रूप से बस गए। यानी छोटे नगर कैसे बसे थे, वो इसी प्रकार से बसे थे। यानी अनाज वगैरह बेचने के लिए जो मंडी स्थापित हुई थी, तो वहाँ मंडी स्थापित होने से वहाँ मजदूर भी रहने लगे, क्योंकि माल को उतारने चढ़ाने के लिए मजदूर चाहिए, तो मजदूर वहाँ स्थायी रूप से रहने लग गए। बाद में उन्होंने स्थायी घर बना लिए। उसके अलावा व्यापारी भी जो अनाज का व्यापार करते थे वो लोग रहने लग गए। ठीक है, अब वो लोग रहने लग गए तो दुकान में सामान भी चाहिए उन लोगों को, दुकानदार आ गए। इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे नगरों का विकास होता चला गया। बड़े और छोटे व्यापारी, व्यापारियों को जंगलों में खतरनाक रास्तों से गुजरना होता था, इसलिए वे समूह बनाकर चलते थे। ये संघ या गिल्ड कहलाते थे। ठीक है, व्यापारी की संघ बने हुए थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। दो व्यापार संघों के नाम दिए गए, मणिग्रामम और नाना देशी। जब बहुत सारे व्यापारी क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करते थे, बहुत सारी उनके पास चीज़ें होती थी, बहुत सारा माल रहता था, पशुओं का भी व्यापार होता था। तो ऐसा है नहीं कि एक या दो व्यापारी मिलकर चल देते थे, ये बहुत सारे एक समूह बना करके चलते थे। जैसे उसमें घोड़ों का व्यापारी हो गया, कोई अनाज का हो गया, कोई सोने चांदी का हो गया, कोई लकड़ी का व्यापारी हो गया, कोई मूर्तियों का व्यापारी हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यापारी मिल करके एक साथ चलते थे, संघ बना करके, ताकि उनको एक तो रास्ते में लूटने वाले लोग नहीं मिल सके, अगर मिल भी जाए तो उनका समूह इतना बड़ा होता था उनसे अपनी रक्षा कर सकते थे, जंगली जानवरों से भी रक्षा कर सकते थे। ये दक्षिण पूर्वी एशिया व चीन तक व्यापार करते थे। ये जो मणिग्रामम और नाना देशी जो व्यापार संघ थे, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन तक व्यापार करते थे। ठीक है, चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल, चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल गुजरात के प्रसिद्ध और बनिए। ठीक है, और मुस्लिम बोहरा, ये मुस्लिम समाज में जो बोहरा संप्रदाय रहता है, बोहरा संप्रदाय क्या है, व्यापारिक संप्रदाय है। जैसे हिंदुओं में जो बनिए रहते हैं वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही मुस्लिमों में बोहरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। थे जो लाल सागर, फारस की खाड़ी, पूरी अफ्रीका, चीन तक कपड़े तथा मसाले इत्यादि बेचते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे, वहाँ से सोना, हाथी दांत, टीन, चांदी इत्यादि लाकर इस क्षेत्र में बेचते थे अपने देश में। यानी इधर से ये सामान लेके जाते थे। ठीक है, और उधर से वहाँ का जो प्रसिद्ध सामान रहता सस्ते में खरीद करके यहाँ बेच देते थे महंगे में। लाल सागर के किनारे बेचे गए सामान इतालवी व्यापारियों द्वारा यूरोप तक ले जाते थे। ये लाल सागर तक सामान बेचते थे, फिर लाल सागर से क्या करते थे, जो इटालियन व्यापारी थे वो यूरोप के अन्य देशों में ले जा करके बेचते थे। और जो भारत जो है, भारत से क्या क्या लेके जाते थे, काले मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ। ठीक है, सूती कपड़ा यूरोप के बहुत प्रसिद्ध क्षेत्रों तक रहा है। देखिए, भारत की खोज भी व्यापार की दृष्टि से हुई थी। जो वास्को डी गामा थे, वो व्यापार की दृष्टि से उन्होंने एक छोटा रास्ता ढूंढा था, समुद्री रास्ता। क्योंकि स्थलीय मार्ग में बहुत सारे देश पड़ते थे, वहाँ के लोग राजाओं को टैक्स देना होता था, लुटेरों का डर था, जंगली जानवरों का डर था। अब है नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे व चांदी के काम में इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्पी यानी यहाँ की जो शिल्प कला थी, इसका नाम ही बिदरी पड़ गया, बीदर की बिदरी। ठीक है, तांबे और चांदी का काम बहुत होता है। पांचाल, जिसमें 5 जातियाँ, पांचाल जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, राजमिस्त्री जो मकान वगैरह बनाने का काम करते हैं इत्यादि शामिल थे। और मंदिर के लिए ये सभी लोग आवश्यक थे। इस प्रकार सालियार या सालियार या कई कोलार जैसे बुनकर समृद्धिशाली बन गए। ये जो बुनकरों की जातियां हैं, ये सालियार और कई कोलार। ठीक है, ये समृद्धशाली बन गए क्योंकि इनका काफ़ी व्यापार फैला हुआ था, और ये लोग इतने समृद्ध बन गए थे कि उस क्षेत्र के मंदिरों को दान दक्षिणा देते थे ये व्यापारी लोग। अहमदाबाद जैसे नगर व्यापारी केंद्र बने, तंजावुर जैसे नगरों का महत्व कम हो गया। ठीक है, अहमदाबाद उभर रहा है, उधर तंजावुर जो तमिलनाडु में समुद्र के किनारे है, उसका वैल्यू कम हो गई। ठीक है, बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का केंद्र बन गया। और जो बंगाल का जो मलमल जो प्रसिद्ध था, यानी रेशमी जो क्षेत्र, रेशमी जो कपड़ा प्रसिद्ध था, उसके लिए मुर्शिदाबाद फेमस हो गया। तथा यह 1704 में बंगाल की राजधानी भी बन गया। कौन सा बन गया, मुर्शिदाबाद बन गया बंगाल की राजधानी 1704 में। याद रखिए, क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है
कि 1704 में बंगाल की राजधानी कौन सी स्थान था? मुर्शिदाबाद। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध था? रेशमी वस्त्रों के लिए। इसी शताब्दी के अंत में इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े ने इनकी कमर तोड़ दी। किनकी? मुर्शिदाबाद के व्यापारियों की। देखिए, ये अंग्रेजों की बहुत ज़बरदस्त चाल थी। वो क्या करते थे कि भारत के क्षेत्र में जो कपड़ा बनता था, ठीक है, उसको क्या करते थे, उस पर ये टैक्स लगा देते थे, और इतना टैक्स लगा देते थे कि वो उसी क्षेत्र में जब बेचते थे व्यापारी, तो बहुत महंगा रहता था। और अंग्रेज लोग क्या करते थे, मशीनों से बना हुआ कपड़ा जो विदेश से मंगवाते थे, कच्चा माल तो भारत से जाता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में कपड़ा तैयार होता और भारत में बेचा जाता बिना कोई टैक्स के। यानी अंग्रेज खुद का टैक्स थोड़ी लेंगे अपने देश के लोगों से, तो उससे क्या होता था, विदेश से आया हुआ कपड़ा सस्ता पड़ता था। ठीक है, इस वजह से भारतीय कपड़ा महंगा हो गया, क्योंकि यहाँ टैक्स लग जाता था और यहाँ टैक्स नहीं लगता था। तो इस प्रकार से भारतीय जो बुनकर थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। हम्पी की वास्तुकला तथा सौंदर्य। देखिए, हम्पी एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा हुआ है। हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। ये जो नदियां हैं कृष्णा और तुंगभद्रा, इनकी घाटी में स्थित है कौन सा शहर? हम्पी। 1336 में स्थापित यह नगर विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। कब? 1336 में। कौन सा नगर स्थापित हुआ? विजयनगर। ठीक है, विजयनगर जो स्थापित हुआ था 1336 में, दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। और उसका विजयनगर का प्रमुख केंद्र जो शहर था वो हम्पी था। ठीक है, इस नगर की किलेबंदी में दीवारों में कहीं भी गारे और चूने का प्रयोग नहीं है। शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यानी जो दीवारें बनी हुई थी, आज भी वहाँ ये किलेबंदी वाले जो अवशेष हैं आज भी स्थित हैं। आज भी उनको देखोगे तो कुछ जगह वो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कुछ जगह जो दीवारें आज भी खड़ी हैं, आप उनको देखोगे कि सैकड़ों साल पहले जो किले बनाए गए थे बिना चूना पत्थर के, केवल और केवल पत्थर को आपस में इस प्रकार से गूंथ करके कि वो दीवार मजबूत रहे। शाही भवन भव्य मेहराब, गुंबद व कई विशाल कक्षों वाले थे। मूर्तियां रखने के भी इनमें आले बने हुए थे। ठीक है, इन शाही भवनों में। और मंदिरों में देवदासियां जो होती थी, वो विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर में देवता की प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। देवदासियां, देवदासियों का काम ये था मंदिर में नृत्य करना। महानवमी, जिसको हम नवरात्रि बोलते हैं, एक मंच पर राजा प्रतिथियों का स्वागत सत्कार करता था, उपहार ग्रहण करता था। ये जो महानवमी, जो वहाँ का जो मंच था, उसको खोजा भी गया है अभी वर्तमान में, है ना, वो वहाँ स्थित है, आज भी उसके अवशेष वहाँ मौजूद है। राजा वहाँ रहता था और जो अतिथि आते थे बाहर के, उनका स्वागत करता था। इसके अलावा अपने क्षेत्र के आने वाले व्यापारियों, सामंतों इत्यादि से उपहार वगैरह वो ग्रहण करते थे। 1565 ईस्वी में दक्कनी सुल्तानों, 1565 में दक्कनी सुल्तानों, गोलकुंडा के सुल्तान, बीजापुर, अहमदनगर का और बरार और बिदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। यानी विजयनगर की साम्राज्य जो है वो दक्कनी सुल्तानों, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमद, बरार, बिदर, इन सब ने मिलकर के इस पर आक्रमण किया था और इससे बर्बाद हो गया हम्पी शहर। सूरत, पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का मुख्य द्वार था। यानी पश्चिम एशिया से आने वाले लोग जो भारत में आते थे वो सूरत में ही यहाँ प्रवेश करते थे, और यहीं से भारत के अन्य क्षेत्रों में माल भेजा जाता था। यह मक्का का प्रस्थान द्वार भी था, क्योंकि भारत के जितने भी हज यात्री जो हज यात्रा के लिए मक्का जाते थे वो सूरत के पतन से ही, बंदरगाह से ही जहाज़ों में बैठ करके हज यात्रा के लिए निकलते, इसलिए मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते हैं सूरत को। यहाँ 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेज़ों के यहाँ माल गोदाम स्थापित हो गए थे, और यहाँ सूती कपड़े, गोटा किनारी जिसको जरी बोलते हैं, भी यहाँ का प्रसिद्ध था सूरत का। यहाँ जारी हुंडियों को मिस्र में काहिरा और बसरा जो इराक में है, और एंटवर्प, एंटवर्प है बेल्जियम में, की मान्यता थी। हुंडी क्या होता था? एक प्रकार का पत्र होता था, यानी हम इसको एक विश्वासी मुद्रा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आज आप पोस्ट ऑफिस में वगैरह जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र वगैरह खरीदते हैं ना, ये वो हुंडियाँ ही होती हैं एक प्रकार की। जैसे आप बैंक में गए, आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया, एफडी करवाई, वो भी एक प्रकार की हुंडी है। आप उसको किसी भी, जैसे मान लीजिए एसबीआई में करवाई, तो आप दूसरी जगह उसको कैश करवा सकते थे। तो इतना विश्वास था सूरत के व्यापारियों की हुंडियों का। तीसरा शहर है मसूलीपट्टनम।
हमने हम्पी सूरत के बारे में पढ़ा, और अब है मसूलीपट्टनम, जिसको हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। ये कृष्णा नदी नदी के डेल्टा पर स्थित है। डेल्टा आपको ध्यान होगा, मैंने एक बार पहले बताया था कि जो नदी बहती है, ठीक है, ये नदी बह रही है और ये समुद्र है। समुद्र में मिलने से पहले नदी क्या करती है, कई शाखाओं में बट जाती है, और ये जो कई शाखाओं में बढ़ जाती है तो इस क्षेत्र को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वहाँ मसूलीपट्टनम स्थित है। इंग्लैंड व हॉलैंड ने यहाँ नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। आंध्र तट का महत्वपूर्ण ये जो बंदरगाह है, मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक शक्ति बढ़ा ली तो उसके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, जो सौदागर था, ने डचों अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। किसने? मीर जुमला ने, मुगलों का ये सूबेदार था। ठीक है, और 1686-87 में औरंगजेब ने इसे अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, मसूलीपट्टनम को। अंत में कंपनी के व्यापारी कलकत्ता, ध्यान दीजिए, अंत में कंपनी के व्यापारी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, कलकत्ता बंगाल में, चेन्नई साउथ इंडिया तमिलनाडु में, और महाराष्ट्र में मुंबई में, इन 3 जगहों पर चले गए थे। और इससे ये मसूलीपट्टनम जो शहर है, ये बंदरगाह है, ये जो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो अंग्रेज व्यापारी जो लोग थे वो क्या करते थे, वो ब्लैक टाउन भी स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने। क्या ब्लैक टाउन में क्या होता था कि जो भारतीय व्यापारी रहते थे ब्लैक टाउन में रहते थे। ठीक है, भारतीय व्यापारी ब्लैक टाउन में रहते थे, और अंग्रेज़ों ने अपने नए स्थान स्थापित किए थे, जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, या ध्यान दीजिए, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक, और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम, सेंट विलियम। ठीक है, फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, इन्होंने ये स्थापित किए थे। इन किलों में क्या रहते थे, अंग्रेज लोग रहते थे। ठीक है, ये इन्होंने अपने आधुनिक किले, अपने आधुनिक शहर बसाए एक प्रकार से। ठीक है, इन महलों में अंग्रेज लोग रहते थे, और भारतीयों को कैसे स्थापित, कैसे स्थान दिए, ब्लैक टाउन जिनको वो कहते थे। देखिए, एक लास्ट में अन्यत्र नाम से एक पेज भी आता है आपके, इसमें वास्को डी गामा के बारे में बताया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे की थी। देखिए, वास्को डी गामा जो थे, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो पुर्तगाल के नाविक थे, एक प्रकार से व्यापारी भी थे। ठीक है, उन्होंने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, और ये कहाँ से, पुर्तगाल से चले, और ये अफ्रीका जो था, अफ्रीका से दक्षिण में, यहाँ अफ्रीका के यहाँ इस स्थान से होते हुए, और ये भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। ठीक है, कब पहुँचे थे? 1498 में। कब पहुँचे थे ये पहुँचे थे 1498 में। याद रखिए, वास्को डी गामा ने। ठीक है, और 1 वर्ष की रहने के बाद वो क्या किया, 1 वर्ष बाद अपने पुर्तगाल उसी रास्ते से लौट गए। और इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने जो 4 जहाज़ थे इनके पास, 4 में से 2 जहाज़ तो नष्ट हो गए। ठीक है, समुद्र में तूफान से, बारिश से इत्यादि से नष्ट हो गए, और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे जो पुर्तगाल गए। इतना कठिन रास्ता तय किया था इन्होंने उस समय। ठीक है, और वास्को डी गामा ने वो रास्ता खोलने से पुर्तगाल, हॉलैंड के निवासी व्यापारी, ठीक है, और स्पेन के, इनके फ्रांस के व्यापारी भी यहाँ व्यापार करने के लिए आने लगे। ठीक है, इसमें मित्रों बस इतना ही है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और बस ये बताया गया कि वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर भी ये पहुँचे थे। ठीक है, और वो गलती से उनको ऐसा लगा कि हम भारत पहुँच गए हैं, तो इसलिए उन्होंने वेस्ट इंडीज़, वेस्ट यानी पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में हम पहुँचे हैं, इसलिए उस क्षेत्र को वेस्ट इंडीज़ नाम दिया था। ठीक है मित्रों, मैं आपसे वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी पूछता हूँ,
क्योंकि आपने ध्यान से सुना होगा, निश्चित रूप से आप इस चीज़ को बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब